हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एनके सर ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास शुरू करते हैं। यदि मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स गो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हिंदी शिक्षक एनके शास्त्री आज अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक जिसका नाम है भाषा, बोली एवं लिपि। हमारे आज के प्रकरण का बच्चों नाम है भाषा, बोली एवं लिपि। ये पाठ शुरू करने से पूर्व मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है दोस्तों। हम समाज में रहते हैं और समाज में अनेक प्रकार के क्रियाकलाप हम प्रतिदिन करते हैं। आदिम जमाने से ही, प्राचीन काल में ही मनुष्य अपने एक समूह में, समाज में रहा करता था। जैसे जैसे मनुष्य मानव अवस्था का विकास हुआ वैसे वैसे हमारे बोलने में भी अंतर आता गया, हमारी भाषा भी बदलती गई। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिस तरह से मनुष्य की अवस्थाएं बदली वैसे ही भाषा का रूप भी बदलता गया। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। भाषा कहने को तो भाषा हम जो बोलते हैं उसे ही कहते हैं और बिल्कुल सही भी है। भाषा एक साधन है जो हमारे मन के, हमारे हृदय के विचारों को एक से दूसरे तक पहुंचाती है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी हम जान लेते हैं। भाषा मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे हृदय, मन के जो विचार होते हैं, हम जिस माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं या ग्रहण करते हैं, समझते हैं, वही साधन भाषा कहलाता है दोस्तों। भाषा वह साधन होता है जो हमारे विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। भाषा के प्रकार की बात करते हैं दोस्तों। भाषा के मुख्य प्राय दो प्रकार होते हैं। होती है लिखित भाषा, दूसरा रूप होता है बच्चों मौखिक भाषा। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। पढ़ते हैं लिखित भाषा की परिभाषा। लिखित भाषा क्या होती है? लिखकर अपने मन के भावों को प्रकट करना तथा पढ़कर दूसरों के भावों को समझना ही लिखित भाषा है दोस्तों। लिखित भाषा, जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि लिखित अर्थात हम जिस कार्य को लिख कर के करते हैं, जिस माध्यम से हम किसी को अपनी बात समझाना चाहते हैं, उसका यदि माध्यम रिटन हो, लिखित हो, लेखन हो, तो वह लिखित भाषा होती है। आप समझ गए होंगे कि मन के भावों को यदि हम किसी पेन पेपर पर लिख कर के किसी को दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों के भावों को, लिखित भावों को हम समझते हैं, तो वह लिखित भाषा होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं। जैसे कंप्यूटर पर आप ईमेल करना, जैसे कंप्यूटर पर आप ईमेल करते हो, पुस्तक पढ़ते हो, पत्र लिखते हो, निबंध लिखना, कविता लिखना तथा पत्र आदि लिखना, ये लिखित भाषा के रूप हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम दूसरों के विचारों को लिखित रूप में देखते हैं और समझते हैं, इसलिए ये लिखित भाषा होती है। जब भी आप किसी लेखन रूप में किस दूसरों के विचारों को लिखित रूप में जब समझेंगे तो वह लिखित भाषा होगी। इसी तरह से भाषा का जो दूसरा रूप होता है वह होता है मौखिक भाषा दोस्तों। मौखिक जैसे मुख से, अर्थात आप जिसे बोलते हो, मुख से बोल करके मन के भावों को प्रकट करना तथा सुनकर दूसरों के मन के भावों को समझना ही मौखिक भाषा है। यदि आप किसी के बात को प्रत्युत्तर करते हैं, आप किसी के प्रश्न को सुनकर के उसका उत्तर देते हैं, तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है। जब आप किसी से वार्तालाप करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, बातचीत करते हैं, या फिर आप किसी कहानी को सुनते हैं, सुनाते हैं, या भाषण देते हैं या कविता गायन करते हैं, तो जब भी आप किसी भी विधा को बोल करके, पढ़ करके किसी को बताएंगे, किसी को समझाएंगे, तो वह भाषा का रूप जो है बच्चों मौखिक भाषा कहलाएगी। अर्थात भाषा का वह रूप जिसे हम मुख से बोल करके, पढ़ करके सुनाते हैं, समझाते हैं, वही मौखिक रूप होता है। एक और होती है बच्चों भाषा सांकेतिक रूप, जिसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सांकेतिक भाषा बच्चों व्याकरणिक
रूप के कारण, इसे व्याकरणिक मान्यता प्राप्त न होने के कारण और अस्पष्ट होने के कारण इसको मानक रूप नहीं दिया गया है, अर्थात ये भाषा का रूप नहीं बन पाया है। वैसे आज के संदर्भ में आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करता है और हम भी कई बार इस भाषा का प्रयोग करते हैं। सांकेतिक वह भाषा होती है जब हम किसी को अपने विचारों को संकेतों के आधार पर इशारों के माध्यम से समझाते हैं तो वह सांकेतिक भाषा होती है। जैसे आपने क्रोध में मुट्ठी बंद करी, आपने आपकी आंखें लाल हुई, आपके दांत कँपकँपाने लगे, चेहरा लाल हो गया, और इस तरह से आप जब भी किसी को इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, तो अब जैसे आपका पेट भर गया तो आप भूख लग रही है या तो आप अपने पेट पर जो हाथ रखते हैं आदि ऐसे इशारे होते हैं। जैसे आपको किसी को चुप करना है तो आप मुंह पर अंगुली रखेंगे, अपने होठों पर अंगुली रखकर दूसरों को चुप करने का संकेत करते हो। तो ऐसे अनेक ढेरों उदाहरण हैं बच्चों। आज के संदर्भ में हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग भी करते हैं, परंतु यह स्पष्ट होने के कारण इसे हिंदी भाषा का रूप नहीं प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सांकेतिक भाषा के आधार पर भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, परंतु संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। बच्चों, आज भारत राष्ट्र बहुभाषी राष्ट्र है, इसमें अनेकों भाषाएं बोली जाती है, परंतु संवैधानिक रूप से जो है, लीगल रूप से हमें जो संवैधानिक भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं हैं, उनमें 22 मान्यता प्राप्त है। जैसे कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, बंगाल में अनेकों भाषाएं हैं, परंतु संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को जिस मान्यता प्राप्त है। जैसे कश्मीर क्षेत्र के लोग कश्मीरी बोलते हैं, राजस्थान के राजस्थानी बोलते हैं, बंगाल के बंगाली बोलते हैं, उड़ीसा के उड़िया बोलते हैं, ऐसे केरल के मलयालम भाषा बोलते हैं। ऐसे इस तरह से 22 भाषाओं को बच्चों संविधान में मान्यता प्राप्त है। और आपको एक बात और ध्यान रखने की आवश्यकता है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था बच्चों। यानी कि हिंदी कब राजभाषा और राष्ट्रभाषा बनी? हिंदी हमारी भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा भी है, और इसको 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रीय संविधान में मान्यता प्राप्त हुई। और भाषा का क्षेत्र बहुसंख्यक है, भाषा का क्षेत्र व्यापक है, भाषा में अनेक प्रकार की रचनाएं की जाती है, भाषा का क्षेत्र अत्यधिक विस्तार पूर्वक है, जिसके कारण इसमें अनेक प्रकार की रचनाओं का जो है रचनाएं होती है, और उन रचनाओं का लिखने का यथासंभव प्रयास किया जाता है, क्योंकि भाषा शुद्ध रूप होता है, और चाहे वो लिखित हो चाहे वो मौखिक हो, लेकिन भाषा का क्षेत्र व्यापक होने के कारण और इसमें रचना का अवसर बढ़ जाता है और सार्थक भी होती है। परंतु बच्चों, अब बात करते हैं भाषा के बाद में। आप भाषा से तो मतलब ये सीख गए होंगे कि भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, विस्तार पूर्वक होता है, बड़ा होता है, और भाषा वह माध्यम होता है जिससे मनुष्य अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है। और अब बात करते हैं बच्चों बोली की। तो मैं बता देना चाहता हूँ, बोली भाषा का एक क्षेत्रीय रूप होता है, एक छोटे से दायरे में जिसका उपयोग किया जाता है। भारत में असंख्य क्षेत्र पर जगह जगह पर हर 10, 20, 50 किलोमीटर पर आपको बोलियां बदलती हुई नज़र आएगी। और तो इसलिए बच्चों, क्योंकि ये एक इसका क्षेत्र व्यापक नहीं होता है, एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली, एक सीमित दायरे में बोली जाने वाली यह भाषा होती है, और क्षेत्रीय रूप होने के कारण इसको बोली कहा जाता है। क्यों? जैसे राजस्थानी, पहाड़ी और इस तरह से मागधी, ब्रिज भाषा, ब्रिज बोली और अवधी, ये अनेक प्रकार की इस तरह से जो है बोलियां हैं, जो सीमित दायरे में क्षेत्रीय विशेष के कारण मनुष्य आपस में संवाद वार्तालाप का माध्यम बनाते हैं। बोली वह भाषा होती है जो क्षेत्रीय रूप में बोली जाती है, जिसका दायरा सीमित होता है, संकुचित होता है, छोटा होता है बच्चों, इसलिए ये बोलियां होती है। बोलियां अनेकों बोलियां हैं, पहाड़ी है, अवधी है, मागधी है, ब्रिज है, राजस्थानी है, ऐसी अनेक बोलियां हैं। अब बात करते हैं बच्चों बोली के बाद में हमारा मातृभाषा वह भाषा होती है बच्चों जो बच्चा अपने परिवार से सीखता है। मातृभाषा
वह भाषा होती है जो बच्चा अपने परिवार, अपने माता पिता से प्राप्त करता है। और मातृभाषा, यदि बच्चा हिंदी भाषी राष्ट्र में जन्म लिया है तो उसकी मातृभाषा जो है वो हिंदी भाषा होगी। यदि वह अंग्रेजी क्षेत्रीय भाषी क्षेत्र में जन्म लिया है तो उसकी भाषा जो है अंग्रेजी होगी। इसलिए मातृभाषा जो माता पिता अर्थात परिवार द्वारा दी जाती है वो मातृभाषा होती है। जो बच्चा बचपन में परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। आपको समझ आ रहा होगा बच्चों कि मातृ अर्थात माता से, परिवार से जो बच्चा बचपन में सीखता है वही उसकी मातृभाषा होती है। बच्चा यदि हिंदी भाषा राष्ट्र में जन्म लिया है तो उसकी मातृभाषा हिंदी होगी। अब बात करते हैं बच्चों आगे राजभाषा की। मातृभाषा के बाद में बच्चों आता है राजभाषा। राजभाषा वह भाषा होती है जो सरकारी और संवैधानिक रूप से कामकाज में प्रयोग की जाती है। यानी कि राजकाज के लिए जो प्रयोग की जाने वाली भाषा होती है दोस्तों, वह राजभाषा होती है। और राजभाषा को मान्यता प्राप्त 14 सितंबर 1949 उसी दिन से हमने अपने राष्ट्र में हिंदी भाषा को अपना राजभाषा बनाया। और प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाते चल रहे हैं। तो इसलिए राजभाषा वह भाषा होती है जो सरकारी राजकाज के लिए प्रयुक्त की जाती है। और इसे 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्राप्त हुई और प्रतिवर्ष हम इसीलिए हिंदी को इस रूप में हिंदी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रभाषा, अब बात आती है बच्चों राजभाषा के बाद में राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो देश के बड़े क्षेत्र में अधिकतर लोगों के द्वारा बोली जाती है। जैसा कि भारत राष्ट्र एक हिंदी राष्ट्र देश है, यहाँ बड़े क्षेत्र में हिंदी को मान्यता प्राप्त है। इसलिए इस देश की जो राष्ट्रभाषा होगी वो भाषा होगी बच्चों राष्ट्रभाषा। तो राजभाषा वह होती है जिसमें राजकार्य किया जाता है। और राष्ट्रभाषा वह होती है बच्चों जिसमें देश के एक बड़े क्षेत्र में अधिकतर लोगों के द्वारा प्रयोग की जाती है, वह राष्ट्रभाषा होती है। हमारे राष्ट्र भारत की हिंदी राष्ट्रभाषा है। अब बात करते हैं बच्चों मानक भाषा की। तो आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, मानक भाषा अर्थात भाषा में एक रूपता, समानता लाने के लिए जो विद्वान लोग जिस भाषा को मान्यता देते हैं वह मानक भाषा कहलाती है। एक बार फिर से देखिए परिभाषा को, भाषा में एक रूपता लाने के लिए विद्वान जिस रूप को मान्यता देते हैं उसे मानक भाषा कहते हैं। मानक भाषा ही संवैधानिक भाषा होती है। और हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के भारत सरकार के द्वारा इस भाषा पर अनेक प्रकार के अन्वेषण किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। मानक भाषा वह भाषा होती है जो देश में भाषा की एक रूपता को कायम किए हुए होती है और कायम करवाती है। इसलिए मानक भाषा हिंदी है। और लिपि बच्चों, मानक भाषा के बाद में आप मानक का मतलब शुद्ध रूप, और शुद्ध रूप कौन देता है? केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय। तो इस तरह मानव भाषा वह होती है जो भारत के विद्वान लोग उस भाषा को मान्यता देते हैं। लिपि, अब बात करते हैं छात्रों लिपि की। लिपि क्या होती है? भाषा के लिखने के चिन्हों को व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, भाषा के लिखने के चिन्हों का जो व्यवस्थित क्रम होता है, जो शेड्यूल होता है, जो लिखने का एक फिक्स निर्धारित जो फॉन्ट होते हैं वही जो है लिपि कहलाती है। तो लिपि का मतलब आप समझ गए होंगे कि भाषा के लिखने के चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के चिन्हों को व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं बच्चों। तो इस तरह से हम लिपि को और अधिक समझेंगे। लिपि, एक तरफ हम भाषा लिखेंगे और दूसरी तरफ उस भाषा की लिपि लिखेंगे। आपको मैंने बताया कि भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। उनमें से मुख्यतः हिंदी और संस्कृत की भाषा, आपने यदि हमारे हिंदी और संस्कृत की जो भाषा है उसकी लिपि होगी देवनागरी लिपि होगी बच्चों। अंग्रेजी जो भाषा है उसकी लिपि रोमन लिपि होगी, वह रोमन लिपि में ही लिखी जाती है। इसी तरह से उर्दू की जो लिपि होगी बच्चों, उर्दू भाषा की, वो फारसी। कहा भी जाता है हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो उर्दू जो है, उर्दू भाषा की लिपि जो होगी वो फारसी होगी। अब आते हैं पंजाबी भाषा पर। पंजाबी की गुरुमुखी होगी।
तेलुगु की तेलुगु ही होती है बच्चों। इस तरह से ये मुख्य भाषाएं हैं जिनकी लिपियां मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं बच्चों लिपि के बाद में लिखने के चिन्ह के व्यवस्थित समूह को लिपि कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों व्याकरण की। तो व्याकरण शास्त्र वह शास्त्र होता है वो जो भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करता है, भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करता है। बच्चों मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि व्याकरण एक वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करता है, अर्थात यदि भाषा में कोई मिलावट है, मिलावट से मेरा आशय अर्थात कोई अशुद्धि है, तो उसको दूर करके उसको मानक रूप प्रदान करना व्याकरण का कार्य है। यदि आपको व्याकरण का अच्छा ज्ञान है तो आप जो ग्रामेटिक जो मिस्टेक होती है, व्याकरणिक जो मिस्टेक करते हो आप लिखने में या बोलने में, तो आपसे वो कभी भी नहीं होगी। इसलिए लैंग्वेज में व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो व्याकरण का जिसकी व्याकरण पे अच्छी पकड़ होती है, चाहे कोई भी टॉपिक हो, वह भाषा का कभी भी अशुद्ध रूप से प्रयोग नहीं करेगा। तो आप इतना सा ध्यान रखिए कि जो व्याकरण शास्त्र वह शास्त्र होता है जो भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करता है, मार्जता है, परिमार्जित करता है, वह व्याकरण होता है। जैसे कि हम सब मैं आपको प्रणाम करता हूँ, यदि इस जो है बॉय यदि लड़का है पुल्लिंग शब्द है तो उस संदर्भ में यह वाक्य ठीक है। यदि लड़की ऐसा बोलती है स्त्रीलिंग में मैं आपको प्रणाम करता हूँ, तो बच्चों अर्थात उस लड़की की व्याकरण ठीक नहीं है, उसका शुद्ध रूप होगा मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझे हंसी आता है। यदि कोई छात्र या कोई भी ऐसा बोलता है कि मुझे हंसी आता है, मैंने खाना खा लेता है, तो ये अशुद्ध रूप है, मुझे हंसी आती है। तो इस तरह से बच्चों यदि आपको भाषा का सही व्याकरण का सही ज्ञान होगा तो आप वाक्य भी सही बोलेंगे और सही बनाएंगे। आज के इस वीडियो को बच्चों यदि आपको पसंद आया है, मेरा आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। यदि बच्चों मेरे इस वीडियो को लेकर या आपके मन में और भी कोई प्रॉब्लम या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे कि मुझे आपको और आसानी से समझाने का अवसर मिले। और इसी तरह से मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।